आपको जो ग्रीन कलर में बॉक्सेस दिख रहे हैं वो ग्राफ के बॉक्सेस हैं, और जो रेड कलर में आपको ऊपर नीचे लाइंस दिख रही हैं वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से वेव्स फॉर्म हो रही हैं। ईसीजी को डिफाइन करते हुए यहाँ पे लिखा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से आपको याद आ रहा होगा कि एसए नोड में नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, नर्व वहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होके एवी नोड में जाती है, एवी नोड से एवी बंडल, देन राइट और लेफ्ट बंडल एंड देन पुरकिंचे फाइबर्स के थ्रू पूरे हार्ट के मस्कुलेचर में नर्व इम्पल्स स्प्रेड हो जाती है ताकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट का अच्छे से हो सके। तो ये जो स्प्रेड है नर्व इम्पल्स का, ये आप ग्राफ पे अच्छे से प्लॉट कर सकते हो। इसी चीज़ को ईसीजी बोलते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। फाइन, यहाँ पे करते क्या है, पेशेंट को एक मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। मशीन क्या थी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से कनेक्ट कर देते हैं 3 लीड के थ्रू। 3 लीड्स यहाँ पे ले रखी हैं, इसी को स्टैंडर्ड ईसीजी बोलते हैं। यूजुअली जो आजकल फॉलो होता है वो 12 लीड ईसीजी होता है फॉलो, क्योंकि वो ज़्यादा आपको एलैबोरेट फॉर्म में बता पाता है कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। चेस्ट लीड्स इंक्लूडेड होती हैं, बट यहाँ पे चेस्ट लीड्स इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे 3 लीड्स ईसीजी, इसी को स्टैंडर्ड ईसीजी बोला है। 1 टू ईच रिस्ट, हर रिस्ट पे मतलब दोनों रिस्ट पे एक एक होगा, और एक लेफ्ट एंकल पे, ठीक है, एक लेफ्ट एंकल पे। माइनट ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एंकल गलती से लिख दिया ऑप्शन में, तो वो फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर कि कहाँ कहाँ लीड्स लगती हैं। ओके, नाउ जो डिटेल्ड है, जो मैंने पहले बताया था वही चीज़ सेम लिख रखी कि मल्टीपल लीड्स अटैच टू चेस्ट। जो चेस्ट में जो लीड्स अटैच होती है वो डिटेल्ड देता है इंफॉर्मेशन, और वो होता है 12 लीड ईसीजी वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्राफ पेपर पे आपका वेव्स फॉर्म हो रहे हैं उस पे आते हैं। डिफरेंट वेव्स फॉर्म होती हैं और उसका आपको नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे जो फर्स्ट वेव फॉर्म होती है पूरी की पूरी एक बीट का है। फाइन, और जो फर्स्ट वेव फॉर्म होती है वो पी वेव है, ये है क्यू वेव, ये आर वेव, ये एस वेव एंड दिस इज टी वेव। फाइन, पी वेव पे आते हैं। पी वेव पे लिख रखा है एट्रियल डिपोलराइजेशन, मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऐसा होता क्यों है, आपको याद होगा कि एसए नोड यहाँ पे सिचुएटेड था और एवी नोड यहाँ पे, तो यहाँ से जब यहाँ पे एसए नोड टू एवी नोड जब आपका नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगी तो आपके जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। सबसे पहले राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन आपका लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फाइबर्स होते हैं। तो जो पी वेव है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करता है। फाइन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस में 3 वेव्स इंक्लूडेड हैं, क्यू आर और एस। यहाँ पे वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फाइन, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एवी नोड से यहाँ पे एवी बंडल और राइट और लेफ्ट बंडल देन पुरकिंजे फाइबर्स में ऐसा स्प्रेड होना शुरू हो जाता है पूरे के पूरे मस्कुलेशन में नर्व इम्पल्स का, तो इस वजह से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। यहाँ पे टी वेव पे वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होगा, मीन्स एक्साइटेड स्टेट से ये नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, देन टी एंड तक होते होते सिस्टोल का एंड हो जाता है। हार्ट रेट के बारे में बता रखा है कि काउंट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो आपको पता चल जाएगा कि हार्ट रेट क्या है। ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी में है तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। एक्चुअल में हार्ट रेट जो काउंट करते हैं वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच में कितने बॉक्सेस हैं उसको आप 300 से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस, बिग बॉक्सेस जो आपके हैं, फॉर एग्जांपल 3 है तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका 100 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। तो इस तरह से हार्ट रेट कैलकुलेट होता है, बट ये आपके स्कोप से बाहर है तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना, बट एनसीईआरटी की लाइन याद रख लेनी है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है 2 सर्कुलेशन। तो 2 सर्कुलेशन कौन से हैं, सिस्टमिक और पल्मोनरी। तो पल्मोनरी की पहले बात करते हैं। अब एक बॉडी में एक स्टेट की इमेजिन करो कि पूरा का पूरा जो ब्लड है वो यूज़ हो चुका है। यूज़ का मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फाइन, तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो अब उसको क्या करना है, उसको ऑक्सीजनेट करना पड़ेगा, तभी तो फिर से यूज़ होगा। तो इसके लिए कहाँ पे ब्लड को भेजेंगे, लंग्स में,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जब ऑक्सीजनेट हो जाएगा फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस पूरे कहानी में आपका पल्मोनरी, ये है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन तक। ये जो आपका रेड में पूरा आपका पूरा ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और ये भी याद रखने वाली बात है कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड। यूजुअली होता क्या है, आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और वेन में आपका डीऑक्सीजनेटेड, बट ये एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। तो ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। फाइन। अब आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन आता है। सिस्टमिक में मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना है। अब इसको आयोर्टा से कौन सा ब्लड जा रहा था? ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आयोर्टा तो एक बिग आर्टरी है, तो उसका आर्टरी में ब्रेक डाउन होता है, दूसरी आर्टरीज में ब्रेक डाउन होगा, फिर ये आर्टेरियोल्स में ब्रेक डाउन होगा, फिर ये कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। कैपिलरीज में ब्रेक डाउन होने के बाद वो टिश्यू में परफ्यूज़ करती है, टिश्यू को सप्लाई करती है। टिश्यू में क्या होगा, पूरा आपका जितना आपका मेटाबॉलिज्म होगा और जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है CO2 निकलेगा। CO2 ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अब आपके पास क्या निकला? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से टिश्यू से। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? वेन्यूल्स। फिर ये वेन में जाएगा और ये बड़ी वेन में जाएगा, वेना केवा में। वेना केवा से कहाँ जाएगा? ये राइट एट्रियम में, फिर ये राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से फिर से ये ऑक्सीजनेशन के लिए इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है? डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन के अलावा बॉडी में और भी सर्कुलेशन होते हैं टाइप्स के, और भी टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं। पहला है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में क्या है? इट इज़ अ वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम इंटेस्टाइन्स और लिवर के बीच में होता है। हेपाटिक पोर्टल वेन जाती है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर और वहाँ से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है। सी पोर्टल सिस्टम इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन या एंड दैट पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जब भी विजुलाइज करो, सिस्टमिक में या पल्मोनरी में हार्ट इन्वॉल्व होता है, हार्ट का नाम आता है, बट पोर्टल में ऐसा क्या है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है लेकिन हार्ट बीच में नहीं है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट बीच में नहीं है। तो इस वजह से ये पोर्टल सिस्टम बोलते हैं इसे, ठीक है। और एक सेपरेट सिस्टम होता है कॉर्नरी सिस्टम, दैट ब्लड सर्कुलेशन एक्सक्लूसिव टू एंड फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेचर। कार्डियक मस्कुलेचर में ये ब्लड फ्लो करवाता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब चीज़ों को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हार्ट पंप कर रहा है तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी टू डू दिस थिंग, राइट। इसको फंक्शन को करने के लिए उसको भी एनर्जी चाहिए। तो कॉर्नरी सिस्टम जो है वो सब ये करता है, वही कॉर्नरी आर्टरी और वेन्स को सप्लाई करता है। फाइन। उस पूरे सेटअप को ही आप कॉर्नरी सिस्टम बोलते हैं। कॉर्नरी आर्टरीज होती है, कॉर्नरी वेन्स होती हैं। फाइन। अब कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन, हार्ट का जो भी एक्टिविटी है वो किस तरह से रेगुलेट होता है। हार्ट जो है दैट इज मायोजेनिक एंड नॉर्मल एक्टिविटी इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। किसी और चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है बाय नोडल टिश्यू, ठीक है। ये पहले भी आपने पढ़ रखा था कि ऑटो रेगुलेशन होता है, स्टिमुलस की अलग से ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही रेगुलेटेड रहता है। और ऑटो एक्साइटेबल पढ़ा था हमने पहले, अब ये ऑटो रेगुलेटेड है। फाइन, खुद रेगुलेट हो जाता है। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज द रीजन ऑफ ब्रेन, स्पेशल न्यूरल सेंटर, यहाँ से कार्डियक फंक्शनिंग की रेगुलेशन होती है थ्रू ANS। ANS क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ से सिग्नल्स आते हैं और सिग्नल्स डिपेंड करता है कौन सी चीज़ स्टिमुलेट हो रही है। इफ़ देयर इज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन तो जो हार्ट रेट है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है और कार्डियक आउटपुट, ये सब इंक्रीज हो जाएगा। वेयर एज पैरासिम्पैथेटिक में सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। अब इसे याद रख सकते हो कि जैसे पापा हैं, पापा थप्पड़ लगा देते हैं तो सब चीज़ें शांत हो जाती है ना, तो
उसी तरह से पैरासिम्पैथेटिक वो सब डिक्रीज़ करेगा, सिंपैथेटिक इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, ये जो है ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये हो चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है। अब डिसऑर्डर्स बचते हैं। डिसऑर्डर्स में हाइपरटेंशन है फर्स्ट, हायर देन नॉर्मल बीपी। बीपी के बारे में, हाइपरटेंशन बीपी के बारे में होता है कि हायर देन नॉर्मल होता है। मेनली बेसिकली जो रिपीटेड आपकी वैल्यूज़ है वो 140/90 होती हैं, इक्वल टू या ग्रेटर दैन। इसका पूरा एक वो होता है, स्टेजेस होती हैं, बट वो स्टेजेस तो आपको नहीं करना है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि 140/90 है, इससे ज़्यादा है, इसके इक्वल है, इससे ज़्यादा है, और रिपीटेड वैल्यूज़ इसकी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में काउंट होती हैं। फाइन। यहाँ पे 120 mmHg और 80 mmHg दैट इज़ नॉर्मल, ये पंपिंग प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर और ये रेस्टिंग प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक पहले भी बात कर चुके हैं। और इससे क्या होता है, हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं और वाइटल ऑर्गन्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। वाइटल ऑर्गन्स या किडनी या ब्रेन, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको काफ़ी नुकसान पहुंचता है हाइपरटेंशन का। फाइन। और CAD, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, और अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग होती है, और एथीरोमेटस सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है इन वेसल्स, वेसल की हार्डनिंग हो जाती है। फाइन। अफेक्ट वेसल सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट मसल। जो हार्ट मसल्स होती हैं उसके डायमीटर्स भी काफ़ी कम होते हैं, तो उसके चांसेस बहुत होते हैं कि वो इफ़ेक्ट होने के उसके। तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाती है। एज अ रिजल्ट जो वेसल है, वेसल आपका जो स्ट्रेच नहीं कर पाती वो हार्ड हो जाती है, और ल्यूमेन भी उसका नैरो हो जाता है। फाइन। ल्यूमेन भी नैरो हो जाता है, और एज अ रिजल्ट वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती है, तो पैथोलॉजी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस में इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। तो एंजाइना का मतलब होता है पेन, और पेक्टोरिस का मतलब क्या होता है, चेस्ट। चेस्ट में मसल होती है बेसिकली पेक्टोरलिस मेजर नाम की, तो उधर से ही वो टर्म आया है। पेक्टोरिस मतलब चेस्ट होता है। फाइन। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, पेन इन चेस्ट। तो यहाँ पे होता है क्या, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ये सिम्टम है बेसिकली। राइट। क्यों होता है, क्योंकि O2 है हार्ट मसल में पहुँच नहीं पा रही उतनी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। क्यों नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे CAD हो या एथीरोस्क्लेरोसिस जो आपने भी पढ़ा, उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो O2 ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी हार्ट मसल तक, तो एज अ रिजल्ट वो हार्ट मसल है वो फिटीग में चली जाती है, तो वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है उसकी वजह से। फाइन। तो ये विमेन और मेन में किसी भी एज में हो जाता है, और मिडिल एज में और एल्डर पॉपुलेशन में ये ज़्यादा होता है। यही बोला था मैंने, कंडीशंस अफेक्टिंग ब्लड फ्लो। राइट। अब आते हैं हार्ट फेलियर और CHF पे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि हार्ट जो है वो पंप ही नहीं कर पाता। बॉडी की तो नीड है, लेकिन बॉडी में वो ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, वो हार्ट पंप नहीं कर पाता, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, लंग्स में कंजेशन हो जाता है, और ये इसका मेन सिम्टम है। कंजेशन ऑफ लंग इज़ द मेन सिम्टम ऑफ किस डिजीज़ का, हार्ट फेलियर का, CHF का। ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किसका मेन सिम्टम है, कार्डियक अरेस्ट का है, हार्ट अटैक का है, किसका मेन सिम्टम है, तो ये हार्ट फेलियर का सिम्टम है। तो ऐसा क्यों होता है, जब आपने डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, डबल सर्कुलेशन में आपने पल्मोनरी सर्कुलेशन देखा था, राइट। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर जैसे ये कंडीशन थी कि जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पा रहा है, जब पंप नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली आयोटा से बाहर तो ब्लड निकलने नहीं वाला, आयोटा से बाहर ब्लड नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, ये लंग्स में भरा रहेगा। तो इसकी वजह से जो पल्मोनरी वेन में और लंग्स में पूरा का पूरा ब्लड की पूलिंग हो जाएगी, क्योंकि आयोटा से तो निकल ही नहीं रहा। इस वजह से इसका जो हार्ट का है वो कंजेशन हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फाइन। और इसका कंजेशन ऑफ लंग्स मेन सिम्टम है। राइट। अब आते हैं कार्डियक अरेस्ट पे। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, मतलब स्टॉप्स बीटिंग, बीट ही नहीं करता हार्ट, ये कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट मसल डैमेज हो जाती है। क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा
न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हार्ट मसल को, इवेंचुअली वो डाई हो जाते हैं। समरी पे आते हैं। समरी में लिखा है कि लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट किन किन चीज़ों में सिमिलर नहीं होता है, प्रोटीन कंटेंट और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में होता है, ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स में, और फ्यू इनवर्टिब्रेट्स, फाइन। और कार्डिक मस्कुलेचर ऑटो एक्साइटेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोक को बीट वॉल्यूम भी बोल रखा है। हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे लिखा हो बीट वॉल्यूम और आप उसको रिकॉग्नाइज ही ना कर पाए टर्म की, अरे ये तो मैंने पूरे चैप्टर में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये स्पेशली आपको समरी में दे रखा है ये टर्म बीट वॉल्यूम। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू इट, फाइन। अब यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो आप ईसीजी आपको याद होगा जो आप मेजर कर रहे थे, वो आप बॉडी सरफेस से करते हो। इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है कि आप अंदर घुसा के इलेक्ट्रोड आप हार्ट में घुसा के आप उसको मेजर कर रहे हो, नो। इलेक्ट्रोड आपका कहाँ लगती हैं, आपका स्किन पे ही लगती है, सरफेस पे लगती है बॉडी के, और उसी से आपकी मेजर हो जाती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और किसको यूज़ करके करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को यूज़ करके। और जो रिकॉर्डिंग होती है, जो ईसीजी स्ट्रिप होती है, जो पेपर आपका निकलता है, उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो, राइट। अब है टू सर्कुलेटरी पाथवे। पता है आपको, पल्मोनरी होता है, एक सिस्टमिक होता है। पल्मोनरी कहाँ से शुरू होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होना शुरू होता है, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मतलब अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में। ऑक्सीजनेशन कहाँ होती है, लंग्स में। डबल सर्कुलेशन आपको याद होगा, वहीं से सब कुछ आपको याद करना है दोबारा से। सिस्टमिक कहाँ से शुरू होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से शुरू होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड, और रिटर्न होता है ब्लड फिर राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड वेना केवा के थ्रू, फाइन। अब हार्ट फंक्शंस जो हैं वो उसका रेगुलेशन किससे कैसे होता है, न्यूरल भी है और हार्मोनल भी है। सो नाउ एज यू कैन सी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस चैप्टर से, विच मीन्स कि 8 to 12 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाते हैं अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दोबारा से रीड करना है एनसीईआरटी से। अभी आपने पॉइंट्स देख लिए होंगे, उसके बाद आपको एनसीईआरटी दोबारा से रीड करेंगे, एंड माय रिक्वेस्ट टू यू इज़ दैट रिवाइज एंड रिवाइज इट again and again. See you in next video. Bye.